एक ऐसी दुनिया में ट्रांसमिग्रेट होने के बाद जहां प्री सेल्स हर जगह आम थे, मुझे लगा था कि अपनी ट्रांसमिग्रेटर आइडेंटिटी की वजह से मैं एक एसएसएस लेवल प्री सेल्स स्किल अवेकन करूंगा। लेकिन मेरी शुरुआत ही बेहद खराब रही। मैं स्लम्स में पैदा हुआ था, मेरे ऊपर 3 मिलियन यूएन का कर्ज था, और जो स्किल मैंने अवेकन की वह सिर्फ एक एफजी लेवल मॉस्किटो प्री सेल्स स्किल थी। नॉर्दर्न स्लम्स की एक डेड एंड गली में मुझे एक पुराने बोरे की तरह लात मारकर दूर फेंक दिया गया। मेरी बॉडी के दीवार से टकराने की आवाज बाहर हो रही थंडर की गड़गड़ाहट में दब गई। एक के बाद एक इम्पैक्ट के साथ मेरी बॉडी स्लैग से भरी दीवार से टकराती रही। दर्द इतना ज्यादा था कि मेरी सांस तक रुक गई। मेरे अंदर चीखने की भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। मैं बस अपना मुंह खोलकर एक टूटी हुई बेलोज जैसी हल्की सी आवाज निकाल पा रहा था। मेरे सामने एक बॉल्ड और मस्कुलर आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक सॉलिड अलॉय बेसबॉल बैट था जिसके टिप से अभी भी ब्लड ड्रिप हो रहा था। उसके पीछे लगभग आधे इंसान जितना बड़ा एक अर्थ लेवल प्री सेल्स बोर खड़ा था। उसकी छोटी छोटी लाल आंखें जमीन पर पड़े मुझ पर टिकी हुई थीं। उस आदमी का नाम था जाओ हू। वह बेचिंग के अंडरग्राउंड मनी एक्सचेंज का टॉप इन्फोर्सर था, और मैं सिर्फ 18 साल का एक ऑर्फन। मेरे ऊपर 3 मिलियन यूएन का हाई इंटरेस्ट डेट था, और पूरे स्कूल में शायद ही कोई मुझसे ज्यादा वीक था। जाओ हू धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। फिर उसने मेरे रिस्ट पर अपना पैर रखा और उसे जमीन पर जोर से दबाने लगा। मैं मड में पड़ा हुआ था। दर्द से मेरे दांत कस गए, लेकिन मैंने एक भी आवाज नहीं निकाली। मेरी आंखें बस जाओहू के एडम्स एप्पल पर टिकी हुई थीं। मुझे इतनी देर तक चुप देखकर जाओहू और ज्यादा एनरेज्ड हो गया। उसने सडनली अपना एलॉय बेसबॉल बैट उठा लिया। उसी मोमेंट मेटल बोर को जैसे अपने मास्टर का किलिंग इंटेंट महसूस हो गया। उसने एक एक्साइटेड रोर किया और अपना हेड नीचे करके सीधे मेरी तरफ चार्ज कर दिया। लेकिन ठीक उसी समय मेरी पॉकेट से एक ग्रे बुलेट फिसलकर बाहर गिर गई। जाओहू ने बैट को पूरी स्ट्रेंथ से नीचे स्विंग किया। उसका टारगेट मेरी नी थी, लेकिन अटैक थोड़ा मिस हुआ और बैट मेरे फॉरहेड को ग्रेज कर गया। मेरे फॉरहेड से चमकदार लाल ब्लड निकल पड़ा। ब्लड की एक बूंद सीधे उस ग्रे लाइव एम्यूनिशन पर जा गिरी। लेकिन अजीब बात यह थी, ब्लड नीचे नहीं बहा, बल्कि वह शेल के अंदर सीप होने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे पानी किसी स्पंज में अब्सॉर्ब हो जाता है। और अगले ही सेकंड वह सूखा मुरझाया हुआ एगशेल मेरे ब्लड को तुरंत और लालच से अब्सॉर्ब करने लगा। हाई फिट जीन सैंपल डिटेक्टेड। होस्ट की वाइटल साइंस क्रिटिकल है। फोर्स्ड एक्टिवेशन प्रोसेस इनिशिएटेड। मेरी पहले से धुंधली पड़ चुकी कॉन्शियसनेस की गहराइयों से अचानक एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंज उठी। मैंने शॉक में अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। कीचड़ में लुढ़क रहा वह मरा हुआ एग अचानक एक डैजलिंग, लगभग डिमोनिक रेड लाइट इमिट करने लगा। जमीन पर क्या हो रहा था इससे बेखबर जाओहू मुस्कुराते हुए आयरन शेल्ड वाइल्ड बोर को कमांड दे रहा था। बोर ने एक जोरदार रोर किया और मेरी तरफ चार्ज कर दिया। उसके शार्प टस्क्स अब मेरे एब्डोमेन से आधे मीटर से भी कम दूर थे। तभी वह एग पूरी तरह शैटर हो गया। न कोई आसमान चीर देने वाली बीम ऑफ लाइट निकली, न कोई डिवाइन बीस्ट के आने का ऑस्पिशियस साइन दिखाई दिया। बस एक छोटी सी उंगली जितनी काली और लाल क्रीचर चुपचाप अपने विंग्स फड़फड़ाती हुई बाहर निकली। वह एक मस्कीटो था, बल्कि कहें तो थोड़ा मैलनरिश्ड मस्कीटो। सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ज़र्ग ओवरलॉर्ड सिस्टम बाउंड। Initial ice type F rank bloodthirsty mosquito. Characteristics: ignores defense, deadly venom. मैंने अपने मन में अपना पहला कमांड दिया, Kill it! मेरी उंगली पर बैठा वह छोटा मस्कीटो हवा में एक रेड लाइन खींचता हुआ उड़ गया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि नेकेड आई से उसे देखना भी मुश्किल था। उसने आयरन शेल्ड बोर की हार्ड आयरन लाइक बैक स्किन पर अटैक करने के बजाय एक मिनिएचर गाइडेड मिसाइल की तरह सीधे उसके बेखबर ईयर कैनाल में घुस गया। चार्ज कर रहे बोअर की बॉडी अचानक बुरी तरह झटके खाने लगी। उसकी पहले से फेरोशियस आंखों में तुरंत जबरदस्त टेरर भर गया। वह पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगा और एक पियर्सिंग स्क्रीम निकालने लगा। क्या हो रहा है फैंग? टीथ, तुम्हें क्या हुआ? जाओहू शॉक में चिल्लाया। उसने मेंटल लिंक के जरिए उस बीस्ट को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में उसे सिर्फ एंडलेस पेन और उसके दिमाग में चल रही कैओटिक हलचल महसूस हुई। सिर्फ 3 सेकंड्स में वह आयरन शेल्ड बोर, जिसकी डिफेंस लगभग एक फोर्ट्रेस जैसी मजबूत थी, उसके शरीर से ब्लैक ब्लड निकलने लगा। उसका विशाल शरीर अचानक जिनशन आइलैंड के जेड पिलर की तरह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। तुमने क्या किया? बेसबॉल बैट पकड़े हुए जाओहू का हाथ कांपने लगा। वह पहले अविश्वास से जमीन पर पड़ी उस कॉर्प्स को देखने लगा, फिर धीरे धीरे मड से उठ रहे मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में अब शॉक और फियर साफ दिखाई दे रहा था। तुमने किस तरह का हिडन वेपन इस्तेमाल किया? मैंने उसे देखकर हल्की सी स्नीयर की। हिडन वेपन? मैंने अपनी राइट हैंड आगे बढ़ाई और इंडेक्स फिंगर को हल्का सा ऊपर उठाया। एक ब्लैक और रेड मस्कीटो ग्रेसफुली उड़ता हुआ आया और मेरी फिंगर टिप पर आकर बैठ गया। उसके विंग्स लगातार फ्लटर कर रहे थे। इसका नाम मिंघे है। वह मेरा टेम्ड बीस्ट था। जाओहू की आंखें शॉक से फैल गईं।
जैसे उसने दुनिया का सबसे अब्सर्ड जोक सुन लिया हो। लेकिन सामने पड़ी उसकी बीस्ट की कॉर्प्स को देखकर वह हंस भी नहीं पा रहा था। एक मस्कीटो, एक एफ रैंक मस्कीटो, इम्पॉसिबल। एक मामूली मस्कीटो आखिर आयरन शेल्ड बोर की डिफेंस को कैसे ब्रेक कर सकता था? मैंने हल्की और होर्स आवाज में कहा, क्योंकि तुम मेरे लिटिल क्यूटी हो। मेरी आवाज में अभी अभी अवेकन होने की वजह से थोड़ी वीकनेस थी। फिर मैंने कैजुअली कहा, अगर किसी ड्रैगन के ब्रेन तक एक नीडल पहुंच जाए तो वह भी मर सकता है। उसी समय सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, अर्थ लेवल क्रीचर आयरन शेल्ड बोर सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। होस्ट वर्तमान में सिवियरली इंजर्ड है। इमीडिएट एनर्जी रिप्लेनिशमेंट रिकमेंडेड। ब्लड थर्स्टी मस्कीटो को ब्लड की आवश्यकता है। मैंने अपनी फिंगर टिप पर हल्की ग्लो दे रहे मस्कीटो को देखा। उसकी हंगर साफ महसूस हो रही थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपना हेड उठाया। मेरी नजर उस जाओहू पर पड़ी जो अब डर के मारे पीछे हट रहा था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब यहां तक आ ही गए हो तो वापस मत जाओ। मेरे मस्कीटोज अभी फुल नहीं हुए हैं। यू मैडमैन! जाओहू आखिरकार रिएक्ट कर गया। वह एक बर्ली आदमी था और मैं सिर्फ एक सिवियरली इंजर्ड हाई स्कूल स्टूडेंट। उसने जोर से रोर किया और बेसबॉल बैट घुमाते हुए मेरी तरफ चार्ज कर दिया। लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने बस अपनी फिंगर स्नैप की। स्नैप! जाओहू का स्विंगिंग आर्म अचानक हवा में फ्रीज हो गया। उसे अपनी थ्रोट के पास एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में एक अजीब नम्बनेस फैल गई। वह घबराकर अपनी गर्दन पकड़ने लगा। उसकी सांसें भारी होने लगीं और उसकी ताकत तेजी से कम होती चली गई। उसके हाथ से अलॉय बेसबॉल बैट नीचे गिर गया। क्लैंग! जाओहू लड़खड़ाया और कुछ ही सेकंड्स बाद अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। सिस्टम की आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंजी, अवेकन टारगेट सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। वार्निंग, ग्रुप स्प्लिट मोड एक्टिवेट करने के लिए पर्याप्त एवोल्यूशन पॉइंट्स नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, तो फिर हंट जारी रखनी होगी। लेकिन मेरी बॉडी अब और साथ नहीं दे रही थी। मैं धीरे से दीवार के सहारे नीचे स्लाइड हो गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। मैंने अपने मस्कीटो को देखा। उसका एब्डोमेन अब ब्राइट रेड और ट्रांसलूसेंट दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे उड़ता हुआ वापस मेरी फिंगर टिप पर आकर बैठ गया। मुझे डर नहीं लगा, इसके बजाय मैं जोर से हंस पड़ा, क्योंकि आखिरकार मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। यही थी पावर। वह पावर जिसे किसी के सामने सबसर्विएंट होने की जरूरत नहीं थी। वह पावर जिसे किसी के सामने अपनी टेल वैग करने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपनी टंग बाहर निकाली और होंठों के कोने पर लगे रेन और ब्लड को छाटकर साफ कर लिया। मेरी आंखों में मैडनेस लगातार बढ़ती जा रही थी। अगर मैं इनफ लोगों को मारता रहूं, चाहे वे सिर्फ मस्कीटोज ही क्यों ना हों, तो एक दिन इस दुनिया के सारे ड्रैगन्स और फीनिक्सेस भी मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझे अपना एंसेस्टर कहेंगे। मैंने स्ट्रगल करते हुए खुद को खड़ा किया, फिर बिना किसी पिटी के उन कॉर्प्सेस को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ गया। स्काई ब्लू फर्स्ट बीस्ट टेमिंग एकेडमी के एंट्रेंस पर लग्जरी कार्स की पूरी लाइन लगी हुई थी। हर तरफ एक्सक्विजिट यूनिफॉर्म्स पहने स्टूडेंट्स अपने अपने तरह तरह के टेम्ड बीस्ट्स के साथ एकेडमी में एंटर कर रहे थे। और उसी भीड़ के बीच मैं एक पुरानी टूटी फूटी शेयर्ड बाइसिकल से वहां पहुंचा। तभी पीछे से एक शार्प आवाज गूंजी, ओह, क्या ये हमारा डेडेक जीनियस वंगबतियान नहीं है? कई बॉयज ब्रांड नेम कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहने हुए हमें घेर कर खड़े हो गए। उनके बीच सबसे आगे एक चबी लड़का खड़ा था। उसके बाल स्लिक्ड बैक थे। उसका नाम था लिू छांग। वह ली याओतियन का टॉप हेंचमैन था। उसने एक सी रैंक डाली डेमन एप अवेकन किया था। लिू छांग ने एग्जैजरेटेड तरीके से हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कल तुमने कुछ भी अवेकन नहीं किया था, बस हवा बाहर निकाली थी, है ना? उसके पीछे खड़ा डीमन एप अपनी चेस्ट पीटते हुए जोर से रोर करने लगा। आसपास के स्टूडेंट्स भी रुक गए। उनके चेहरों पर मॉकिंग स्माइल्स दिखाई दे रही थीं। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी बाइसिकल लॉक की। मैंने उसकी तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाई। कल रात की हंट ने मुझे एक बात सिखा दी थी, इस दुनिया में डिग्निटी मांगने से नहीं मिलती, उसे अपनी स्ट्रेंथ से अर्न करना पड़ता है। लेकिन स्कूल गेट पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता था। एकेडमी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर मैंने यहाँ किसी को किल किया तो तुरंत लॉ एनफोर्समेंट टीम पहुंच जाती, और मेरी करंट स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं थी कि मैं पूरे स्टेट अपरेटस का सामना कर सकूं। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले सिर्फ 2 शब्द कहे, गेट आउट। लिू छांग मेरी कोल्ड एटीट्यूड से और भड़क गया। उसने हाथ लहराते हुए कहा, ओहो, बड़े हॉट टेम्पर्ड हो गए हो। उसके इशारे पर डाली डीमन एप तुरंत आगे बढ़ा। वह लगभग एक छोटे पहाड़ की तरह मेरे रास्ते में खड़ा हो गया। लिू छांग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, स्कूल गेट में एंटर करना है? ठीक है, मेरे प्रेशियस एप के नीचे से क्रॉल करके चले जाओ, फिर मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। मैं रुक गया। फिर मैंने धीरे से अपना हेड उठाया और लगभग 2 मीटर लंबे डीमन एप को देखा। मेरा राइट हैंड अभी भी पॉकेट में था। मेरी इंडेक्स फिंगर धीरे धीरे आपस में रब कर रही थी। ये मेरा एक हैबिचुअल जेस्चर था जो अटैक लॉन्च करने से ठीक पहले अपने आप होने लगता था।
मेरी स्लीव के अंदर बैठा मिंगे भी अपने मास्टर की किलिंग इंटेंट महसूस कर चुका था। वह एक्साइटमेंट में अपने छोटे छोटे पैरों को रगड़ने लगा। मैं अभी अपने अगले मूव की कैलकुलेशन कर ही रहा था कि अचानक पूरी भीड़ शांत हो गई। सभी स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली रास्ते से हटने लगे, जैसे कोई बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति एकेडमी में एंटर करने वाला हो। एक हवर कार धीरे धीरे आकर रुकी। उसका डोर खुला और एक यंग मैन बाहर निकला। उसके शोल्डर पर एक एस रैंक हंटिंग एप बैठा हुआ था। उसे देखते ही लियू छियांग का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। उसके चेहरे पर एक बेहद फॉनिंग एक्सप्रेशन आ गया। ओह यंग मास्टर ली, मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। यह आदमी एकेडमी की रेपुटेशन खराब कर रहा है, इसलिए मैं इसे थोड़ा लेसन सिखा रहा था। ली याओतियन ने अपने शोल्डर पर मौजूद उस ड्रैगन टेम्पटिंग एग शेप्ड क्रीचर को हल्के से स्ट्रोक किया। फिर उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजर में मैं सड़क किनारे पड़े किसी स्ट्रे डॉग से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। आज फ्रेशमैन का प्रैक्टिकल ट्रायल है, ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। इतना कहकर वह मुझे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। मैं वहीं खड़ा रहा। लियू छियांग ने मुझे घूरते हुए कहा, आज तो लकी बच गए। दोपहर के प्रैक्टिकल असेसमेंट में मिलना, अरीना में मैं तुम्हें खुद डाउन करूंगा। इतना कहकर भीड़ धीरे धीरे डिस्पर्स हो गई। मैं वहीं खड़ा होकर ली याओतियन की रिट्रीटिंग फिगर को देखता रहा। मेरे लिप्स पर एक क्रूल स्माइल आ गई। लायन और स्ट्रे डॉग, उम्मीद है जब तुम्हारा ड्रैगन सूख कर एक ड्राइड अप कॉप्स बन जाएगा तब भी तुम्हारा ये एरोगेंस कायम रहेगा। थियनलन एकेडमी, बैक माउंटेन ट्रायल एरिया। ये जगह फ्रेशमैन के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। पूरे एरिया में बड़ी संख्या में लो लेवल फेरोशियस बीस्ट्स मौजूद थे। नॉर्मली स्टूडेंट्स टीम्स में एंटर करते थे और टीचर्स उनकी निगरानी करते थे, लेकिन मैं अकेला आया था। मैंने बाकी स्टूडेंट्स से दूरी बनाई और जंगल के सबसे डेंस एरिया में चला गया। मेरे यहाँ आने का सिर्फ एक पर्पस था, अपनी आर्मी तैयार करना। मेरे सामने सिस्टम पैनल खुल गया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आओ स्टिक्स। अगले ही पल ब्लैक और रेड मस्कीटोज का एक स्वार्म बाहर निकला। वे मेरे चारों तरफ खुशी से बजिंग करते हुए उड़ने लगे। मैंने सामने ग्रास की तरफ पॉइंट किया। वहां एक विंड वॉकिंग रैबिट आराम से बेरीज खा रहा था। मैंने कहा, जाओ, तुम्हारा बफे वहां है। ऑर्डिनरी फ्रेशमैन के लिए विंड वॉकिंग रैबिट्स को पकड़ना काफी मुश्किल था। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेरे मस्कीटोज के कैजुअल लॉक ऑन के सामने वह रैबिट ऐसे स्लो लग रहा था जैसे आराम से टहल रहा हो। बस हवा में एक रेड फ्लैश चमकी। विंड वॉकिंग रैबिट को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। अचानक उसे अपनी नेक पर हल्का सा पेन महसूस हुआ। स्टिक्स की एनहांस्ड पावर ने उसकी स्किन को पियर्स कर दिया और उसके अंदर पैरालाइजिंग टॉक्सिन इंजेक्ट कर दिया। रैबिट तुरंत फ्रीज हो गया। सिर्फ आधे मिनट के अंदर एक मोटा सा रैबिट जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसे देखकर फ्राउंड किया। बहुत स्लो है। अगर हम इसी स्पीड से ब्लड अब्सॉर्ब करते रहे तो ली याओतियन के प्रेशर का सामना करने लायक बनने में कितना टाइम लगेगा। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। आवाज लगातार मेरे कानों में गूंजती रही और यही वह साउंड था जिसे मैं सुनना चाहता था। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत स्प्लिट एक्टिवेट कर दिया। मैंने देखा रैबिट की कार्केस से चिपका हुआ स्टिक्स अचानक बुरी तरह ट्रेम्बल करने लगा। उसका छोटा सा बॉडी लगातार कांपने लगा और अगले ही पल स्टिक्स का एब्डोमेन अचानक साफ तौर पर फूलने लगा। फिर कुछ हल्की सी पॉपिंग साउंड्स के साथ उसने 10 छोटे छोटे रूबी जैसे इंसेक्ट एग्स बाहर निकाल दिए। हैरानी की बात यह थी कि हवा के कांटेक्ट में आते ही वे एग्स तुरंत हैच हो गए। उनका एक्चुअल साइज बस ऑर्डिनरी फ्लाइज जितना था, लेकिन उनमें भी शार्प ब्रेथ मौजूद थी। ये छोटे मस्कीटोज अपनी मदर स्टिक्स जितने पावरफुल तो नहीं थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा एडवांटेज था उनकी संख्या। मैंने अपने चारों तरफ उड़ रहे उन 11 मस्कीटोज को देखा। मेरी आंखों में एम्बिशन जलने लगी। ये तो बस शुरुआत है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गो! इस फॉरेस्ट में जो भी लिविंग थिंग है, सबका ब्लड ड्रेन कर दो। मेरे हाथ हिलाते ही 11 मस्कीटोज फैन फॉर्मेशन में फैल गए। ऐसा लग रहा था जैसे 11 मिनिएचर बॉम्बर्स जंगल की तरफ उड़ रहे हों। कुछ ही सेकंड्स में वे जंगल की गहराइयों में गायब हो गए और अगले ही पल बैक माउंटेन के आउटर पेरीमीटर में मौजूद वह चहल पहल अचानक एक ईरी साइलेंस में बदल गई। बरोज में छिपे फील्ड माइस हों, पेड़ों पर लिपटे ग्रीन स्नेक्स हों या रास्ते से गुजरते वाइल्ड बोर्स, कोई भी उनसे बच नहीं पाया। बड़े प्रेडेटर्स के लिए एक मस्कीटो शायद सिर्फ एक छोटी सी परेशानी हो सकता था, लेकिन जब 10 मस्कीटोज एक साथ अटैक करें तो उनसे बचना लगभग इम्पॉसिबल था। मेरे एवोल्यूशन पॉइंट सिस्टम पैनल पर नंबर्स तेजी से बढ़ने लगे। 1, 2, 5 और इसी तरह आधे घंटे बाद मैं एक बड़े रॉक पर बैठा था। मेरे आसपास अलग अलग छोटे बीस्ट्स की श्रिवल्ड कार्केसेस के ढेर पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज थी मेरे चारों तरफ मौजूद मस्कीटो आर्मी। शुरुआत में सिर्फ 11 मस्कीटोज थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर लगभग 100 हो चुकी थी। ये अब सिर्फ कुछ इंसेक्ट्स नहीं थे। पूरा एरिया एक डेंस टेरिफाइंग ब्लैक फॉग से ढका हुआ लग रहा था और यही था इंसेक्टॉइड रेस का सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट। इन क्रीचर्स की संख्या स्नोबॉल की तरह बढ़ती थी।
जब तक उन्हें फ्लैश और ब्लड मिलता रहेगा उनकी आर्मी लगातार बढ़ती जाएगी, एक एंडलेस नाइटमेयर की तरह। इनफ। मैंने सिस्टम में जमा हुए 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स को देखा और आखिरकार स्लॉटर रोक दिया। क्वांटिटी फिलहाल काफी थी, अब मुझे चाहिए था क्वालिटी। मेरी नजर अपनी मदर क्रीचर मिंघे पर गई। लगातार ब्लड एब्जॉर्प्शन और स्प्लिट के बाद मिंघे पहले से काफी बड़ा हो चुका था। सिस्टम में मौजूद सफिशिएंट एवोल्यूशन पॉइंट्स को देखकर मेरी आंखें थोड़ी नैरो हो गईं। आउटर पेरिमीटर में सिर्फ एफ रैंक मॉन्स्टर्स थे। अगर मुझे ई रैंक तक पहुंचना था तो मुझे जंगल के और अंदर जाना पड़ेगा। तभी अचानक जंगल की गहराइयों से एक डेफनिंग रोर गूंज उठा। उसके तुरंत बाद एक लड़की की चीख सुनाई दी। हेल्प! इट्स अ म्यूटेटेड आर्मर्ड राइनोसरस। इट्स गॉन बर्जर्क। मेरी धड़कन अचानक एक पल के लिए रुक गई। मेरी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ गई, क्योंकि आखिरकार मुझे एक स्ट्रॉन्गर प्रे मिल गया था। वह आर्मर्ड राइनोसरस एक टिपिकल पीक ई लेवल फेरोशियस बीस्ट था। उसकी थिक हाइड और मैसिव बॉडी मिंघे के एवोल्यूशन के लिए एकदम परफेक्ट मटेरियल थी। जहां तक उस लड़की को बचाने की बात थी, मैं बस हल्का सा स्नीर करके खड़ा हो गया। मेरे पीछे मौजूद 100 मस्कीटोज काले क्लोक की तरह मेरे चारों तरफ घूम रहे थे। लग रहा था जैसे किस्मत खुद मेरे पास अपना मटेरियल लेकर आई हो। दूसरे स्लो पेस्ड प्रोटोगोनिस्ट की तरह जो किसी डैमजल इन डिस्ट्रेस को देखते ही चिल्लाते हुए रेस्क्यू करने दौड़ पड़ते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप उस कमोशन की तरफ बढ़ने लगा, एक पेशेंट हंटर की तरह। मेरा प्लान सिंपल था, पहले आर्मर्ड राइनोसरस को लगभग डिफीट होने देना और फिर आखिरी मोमेंट पर उसका फाइनल लूट अपने नाम कर लेना। तभी झाड़ियों के पीछे से एक लड़की लड़खड़ाती हुई बाहर आई। हेल्प! समवन प्लीज हेल्प मी। उसका नाम था लिन वनर। वह टियन लान एकेडमी की फेमस हीलिंग फ्लावर थी और नॉर्मली एकेडमी में हर किसी की अटेंशन उसी पर रहती थी, लेकिन इस समय उसकी हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था और उसके बाल पूरी तरह मेसी हो चुके थे। उससे कुछ दर्जन मीटर्स पीछे एक टैंक जितना बड़ा आर्मर्ड राइनोसरस पूरी स्पीड से उसकी तरफ चार्ज कर रहा था। यह पीक लेवल ई रैंक बीस्ट क्लियरली एक्सट्रीम रेज की स्टेट में था। उसकी डार्क रेड प्यूपल्स गुस्से से जल रही थीं। उसके पूरे शरीर से डिस्ट्रक्शन की एक टेरिफाइंग फीलिंग निकल रही थी। लिन वानर पूरी तरह डिस्पेयर में थी। उसका जेड बीस्ट, एक बेहद क्यूट लिटिल लाइट स्पिरिट, सिर्फ 3 मिनट्स पहले ही इस राइनोसरस के अटैक में मारा जा चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक उम्मीद बची थी, कोई मिरेकल। अचानक आर्मर्ड राइनोसरस ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। एक ही पल में उसने डिस्टेंस काफी कम कर दी। लिन वानर के पैर अचानक डिकेइंग लीव्स से भरे एक मडी पिट में फंस गए। वह घबरा कर पीछे मुड़ी। उसकी आंखों के सामने रिनोसरस का विशाल सिंगल हॉर्न तेजी से बड़ा होता दिखाई दिया। वह हॉर्न इतना पावरफुल था कि स्टील प्लेट्स तक को पियर्स कर सकता था। लिन वानर ने डिस्पेयर में अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड्स, लेकिन जिस एक्सक्रूशिएटिंग पेन की उसे उम्मीद थी वह आया ही नहीं। इसके बजाय अचानक एक सीरीज ऑफ रैपिड टीथ ग्राइंडिंग साउंड्स गूंज उठीं। कर्क कर्क कर्क। उनकी तेज ट्रेम्बलिंग आवाज ने पल भर में आर्मर्ड राइनोसिरोस की टेरिफाइंग रोर को पूरी तरह दबा दिया। लिन वानर ने कांपते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसने ऐसा सीन देखा जिसे वह शायद अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएगी। आर्मर्ड राइनोसिरस का विशाल सिंगल हॉर्न उसके नोज से सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर था, लेकिन इतना बड़ा क्रीचर अचानक ऐसे रुक गया था जैसे वह किसी इनविजिबल बैरियर से टकरा गया हो। और तभी लिन वानर ने देखा, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मस्कीटोज ने राइनोसिरोस के हेड को पूरी तरह घेर रखा था। हर मस्कीटो लगभग एक फिंगरनेल जितना बड़ा था। आर्मर्ड राइनोसिरस ने एक पियर्सिंग स्क्रीम निकाली। वह अपने विशाल हेड को पागलों की तरह हिलाने लगा, जैसे उन पेस्ट की इंसेक्ट्स को झटक कर दूर करना चाहता हो। उसने अपना हॉर्न जमीन पर मारा, फिर अपना बॉडी ट्री ट्रंक से रगड़ा, यहाँ तक कि वह जमीन पर रोल करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी दूरी पर एक ट्री ब्रांच पर मैं खड़ा था। मेरे दोनों हाथ पॉकेट्स में थे। मेरी आंखें बर्फ की तरह कोल्ड थीं। मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई नोबलमैन ग्लैडिएटोरियल अरीना में बैठकर परफॉर्मेंस देख रहा हो। मैंने अपने मन में एक के बाद एक कमांड्स देना शुरू किया। फर्स्ट वेव, सॉफ्ट टिश्यू पर अटैक। सेकंड वेव, उसके नेजल एयरवेज ब्लॉक करो। थर्ड वेव, ईयर कैनाल के रास्ते उसके ब्रेन तक पहुंचो। मेरी उंगलियां ट्री ट्रंक पर रिदमिकली टैप कर रही थीं। मेरे कमांड्स के अनुसार वह पूरी ब्लैक मिस्ट मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ मूव कर रही थी। लिन वानर जमीन पर बैठी ब्लैंकली उस सीन को देख रही थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये चीज है क्या? उसने अपनी आंखों के सामने उस प्रीवियसली इनविंसिबल बीस्ट को देखा, जो अब दर्द में बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था। सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में एक डेफनिंग रोर के साथ आर्मर्ड राइनोसिरस का विशाल बॉडी जमीन पर जा गिरा। धड़ाम! चारों तरफ डस्ट का क्लाउड उठ गया। वह अभी पूरी तरह डेड नहीं हुआ था। उसके लिम्स अभी भी हल्के हल्के ट्विच कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की सारी लाइट गायब हो चुकी थी। मैं ट्री से सीधे नीचे जंप कर गया। मेरे ब्लैक क्लोक की हवा में हल्की सी आवाज हुई।
मैंने लिन वानर की तरफ देखे बिना स्टेडिली उस अभी भी ट्विच कर रहे बॉडी की तरफ कदम बढ़ाए। फिर मैंने अपना हाथ हल्का सा उठाया। बैकअप! मेरी कमांड मिलते ही ब्लैक मिस्ट तुरंत पीछे हट गई। सैकड़ों मस्कीटोज अलग हुए, फिर दोबारा एक साथ कन्वर्ज होकर मेरे चारों तरफ एक लंबी डार्क रेड रिवर की तरह घूमने लगे। हर मस्कीटो का एब्डोमेन अब स्वोलन और ट्रांसलूसेंट था। उनके अंदर हाई प्यूरिटी फर्स्ट लेवल फेरोशियस बीस्ट एसेंस ब्लड भरा हुआ था। लेकिन स्वाम के बिल्कुल सेंटर में मदर मस्कीटो मिंघे रिनोसरस के विशाल हॉर्न के बेस के पास पड़ी थी। उसका बॉडी तेजी से बदल रहा था। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, हाई क्वालिटी फर्स्ट लेवल एसेंस ब्लड डिटेक्टेड, अब्जॉर्प्शन कंप्लीट 100%, एवोल्यूशन कंडीशंस फुलफिल्ड, मिंगी इज अंडरगोइंग अ रेशियल लीप। मेरी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं, क्योंकि अब मेरी सबसे पहली और सबसे कमजोर मस्कीटो एक पूरी तरह नए लेवल पर इवॉल्व होने वाली थी। मेरी आंखों में एक फर्वेंट ग्लिंट चमक उठा। मैंने क्लियरली महसूस किया कि एक वायलेंट एनर्जी मेंटल लिंक के जरिए मेरे बॉडी के अंदर फ्लो कर रही थी। क्रैक क्रैक! मिंघे के बॉडी की सरफेस पर मौजूद ओरिजिनल ब्लैक और रेड कैरापेस धीरे धीरे क्रैक होकर टूटने लगी। उसके अंदर से एक चिलिंग प्रेशर धीरे धीरे फैलने लगा। उसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, अब भी वह लगभग एक फिस्ट जितनी ही थी, लेकिन उसके विंग्स की संख्या 2 से बढ़कर 4 हो गई थी। उसके ब्लड रेड विंग्स के एजेस इतने शार्प थे कि वे नाइव्स जैसे दिखाई दे रहे थे। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, एवोल्यूशन सक्सेसफुल, नेम ब्लडविंग एम्परर मार्क, लेवल 1, एडेड ट्रेट यूनिफिकेशन ऑरा, एडेड स्किल, कंट्रोल्ड लोअर लेवल जर्ग की मैक्सिमम संख्या बढ़कर 1000 हो गई है। मैंने खुशी से कहा, ब्यूटीफुल। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रूबी से कार्व्ड किसी प्रेशियस ज्यूल की तरह दिखने वाली एम्परर मार्क ग्रेसफुली उड़कर मेरी पाल्म पर आकर बैठ गई। उसी समय मेरे पीछे खड़ी लिनवानर फाइनली रिएक्ट करने लगी। उसने स्ट्रगल करते हुए खुद को खड़ा किया। उसकी नजर मेरी बैक पर टिकी हुई थी। उसके एक्सप्रेशन में कंफ्यूजन के साथ साथ डिसबिलीफ भी था। उसने मेरे पुराने और फटे हुए स्कूल यूनिफॉर्म को पहचान लिया और उसे यह भी याद था कि मैं एकेडमी का नोटोरियस गुड फॉर नथिंग था। मैं धीरे धीरे पलटा। मेरी नजर लिनवानर पर पड़ी, लेकिन किसी को रेस्क्यू करने के बाद नॉर्मली जो कंसर्न दिखाई देता है, मेरी आंखों में उसका नामो निशान तक नहीं था। मेरी नजर बिल्कुल एक सोल्जर की तरह थी, जैसे मैं किसी वैल्यूएबल आइटम का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। मैंने जमीन पर पड़े राइनोसिरस की तरफ इशारा किया। मुझे राइनोसिरस का 1 फुट चाहिए, बाकी स्किन और फ्लैश तुम्हारा है। इसे हश मनी समझ लेना। लिन वानर पूरी तरह स्टंट रह गई। एकेडमी के अनस्पोकन रूल्स के हिसाब से जब कोई हीरो किसी डैमजल इन डिस्ट्रेस को बचाता है, तो क्या उन्हें कम से कम एक दूसरे के साथ स्टैंड नहीं करना चाहिए या फिर साथ में लड़ना चाहिए? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, मैंने कोल्ड वॉइस में कहा, अगर मरना नहीं चाहती हो तो चुप रहो। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। मेरे बॉडी से आती ब्लड की स्मेल इतनी स्ट्रांग थी कि लिन वार्नर इंस्टिंक्टिवली 1 कदम पीछे हट गई। मैंने उसे कोल्डली देखा। अभी जो कुछ देखा है उसके बारे में अगर तुमने किसी को एक भी वर्ड बताया, खासकर ये कि मेरे पास इतने सारे मस्कीटोज हैं, मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लिन वार्नर तुरंत समझ गई। उसने जल्दी से सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने कुछ देखा ही नहीं। तुमने इस राइनोसरस को किल किया है, इसलिए इसका सारा लूट तुम्हारा है। मैंने सेटिस्फैक्शन में सिर हिलाया, फिर पलटकर राइनोसरस के फुट को एफिशिएंटली अलग कर लिया। यह चीज ब्लैक मार्केट में अच्छी प्राइस ला सकती थी। इतने पैसे से मैं अपने डेट का कुछ हिस्सा चुका सकता था और साथ ही बड़ी मात्रा में लो क्वालिटी मीट खरीद सकता था, जिससे मेरी बढ़ती हुई इंसेक्ट आर्मी को फीड किया जा सके। मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। आई एम लीविंग। मैंने बस अपना हाथ हल्का सा वेव किया। मेरे पीछे मौजूद पूरी मस्कीटो आर्मी एक विशाल ब्लैक क्लोक की तरह मेरे चारों तरफ फैल गई। अगले ही पल मैं उन मस्कीटोज के साथ जंगल की गहराइयों में गायब हो गया और पीछे रह गई लिन वार्नर। वह अकेली खड़ी थी उस विशाल आर्मर्ड राइनोसरस कार्कस के पास। उसकी आंखों में अब भी डिसबिलीफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस गुड फॉर नथिंग को पूरी एकेडमी मजाक समझती थी, वह आज अकेले ही एक पीक ई लेवल बीस्ट को खत्म कर चुका था। और उसके पास एक ऐसी मस्कीटो आर्मी थी जिसकी असली सीमा अभी किसी को पता नहीं थी। बेरहमी से खत्म कर दिया था। इसका मतलब साफ था, अब यह दुनिया बदलने वाली थी। थिएनलिन एकेडमी सेंट्रल अरीना। पूरे सेंट्रल अरीना में इस समय जबरदस्त अप्रोर मचा हुआ था। आज एकेडमी का एनुअल फ्रेशमैन असेसमेंट था। विशाल सर्कुलर स्टैंड सीनियर स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स से पूरी तरह पैक्ड थे। हर तरफ एक्साइटमेंट और शोर का माहौल था। अरीना के सेंटर में रेफरी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, नेक्स्ट मैच क्लास 2 ऑफ सीनियर 3 के लू चांग वर्सेस क्लास 9 ऑफ सीनियर 3 के वंग बतियन। जैसे ही वंग बातियन का नाम अनाउंस हुआ, पूरे स्टैंड्स में अचानक लाफ्टर की आवाज गूंज उठी। हा हा हा! एक स्टूडेंट ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वही वंग बतियन जिसने डेड एग हैच किया था? दूसरे स्टूडेंट ने तुरंत कहा, हाँ
वही अनलकी गाय। पूरे स्टैंड्स में मॉकिंग लाफ्टर और तेज हो गई। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैंने सुना है कि इसने जो अवेकन किया है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आसपास के स्टूडेंट्स फिर से हंस पड़े। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस गुड फॉर नथिंग का वे अभी मजाक उड़ा रहे थे, वही वांग बातें न पहले जैसा नहीं रहा था। और कुछ ही मिनट्स में पूरा अरीना उसकी असली पावर देखने वाला था।